क्लास 8 हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके प्रांजल के लेसन 7 बिंदा पर। तो आप उसके बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार उसकी सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी और उसको बात बात पे सज़ा देती थी। जो अपराध उसने नहीं भी किया होता था उसकी भी सज़ा उसको मिलती थी। तो जो है ये लिख रही हैं कि उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखेर कर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर के बाल नई अम्मा के ही हों। मतलब वो पंडिताइन का बाल निकल आया खाने में और बाल उन्होंने काट डाले बिंदा के, और जो उसके भूरे रंग के कोमल बाल थे उनकी जगह उसने धारियाँ काली काली बना दी। और एक दिन याद आया चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा के नन्हे नन्हे हाथों ने दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी अंगुलियों से छूटकर पैरों पर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्धि सी हो गई थी। तो उसके हाथ से ना दूध का भगोना छूट गया, हाथ जल गए थे उसके और पैरों पे पैर भी जल गए। पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसने कहा कि बजाय दवा लगाने के वो कहने लगी मुझे कहीं छुपा दो, क्योंकि अगर अम्मा को पता चल गया नई अम्मा को तो मारेंगी। तो उस समय अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर ना ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और ना छिपने का स्थान खोज सकी। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर रहती होंगी तो वहाँ माँ के पास भी नहीं लगी और जो है नीचे कहीं उसको छुपा न सकी। इतने में दीवारें लांग कर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दिशाएं रूंध दी। तो जो है वो चिल्लाने लगी उनकी नई अम्मा। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। तो वहाँ पे दोनों छुप गईं। ये देखिए ये बिंदा है और ये जो लेखिका है। इधर आपने उनके देखा होगा कुछ इलस्ट्रेशंस किए हुए थे। ये बिंदा देखिए कितने पुराने फटे कपड़ों में, इसमें वो धोती पहनती थी, इसमें स्कर्ट ब्लाउज पहनाया हुआ है। एनीवे और यहाँ पर ये देखिए चूल्हा जला रही है। बच्चों को तो आग के पास जाने ही नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए बिंदा जो है चूल्हे पे काम करती थी और ये उनकी फ्रेंड हैं जो लेखिका, वो दूसरे छत से देखती थी उसे काम करते हुए। इसी प्रकार एक ऐसे दिन आया था जब उसने लोगों को बाहर बातचीत करते सुना था लेखिका ने, क्योंकि उनकी माँ उनको जाने नहीं दे रही थी बिंदा के यहाँ। उस दिन बिंदा के साथ क्या हुआ था देखते हैं आगे। तो ये तो कहाँ छुप गई, गाय की घास की कोठरी में। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी, कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास से छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, यानी शोर मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा क्या सवेरा हो गया। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश वाहक यानी कि अपने मैसेंजर के साथ उसे घर भिजवा दिया तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के नया विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार। यानी वो इस तरह की जज थी, जो उनका कानून था, न्याय विधान था, उसमें ना तो वो क्षमा करती थी किसी को और ना ही अपनी इनोसेंस को साबित करने का अधिकार देती थी। अपराध हो गया तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्रायः कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है।
तो खुशामद यानी बहुत ज़्यादा उनकी जो है उन्होंने बटरिंग करी कि मुझे बताओ जो है क्या हो रहा है। तो उसने कहा उस घर में महारानी यानी उसको चेचक हो गई थी, क्या वह मुझसे नहीं मिल सकती। पूछने पर वह मुंह पर कपड़ा ठूंसकर हंसी रोकने लगी। तो महारानी जो है क्या मुझसे नहीं मिल सकती, लेखिका के ऐसा पूछने पर वो हंसने लगी, क्योंकि महारानी से तात्पर्य यहाँ पे चेचक से था। जब मेरे मन का कोई समाधान ना हो सका तब मैं एक दिन दोपहर को सबकी आंख बुझाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी, यानी ग्राउंड फ्लोर पर वो अकेली एक बिस्तर एक खटिया पर पड़ी थी। आंखें घुस गई थीं, मतलब आंखें अंदर चली गई थी उसकी, और मुख दानों से भरकर न जाने कैसा हो गया था। उसके शरीर पे दाने निकले हुए थे और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने के से भिन्न नहीं जान पड़ता था। और चादर भी उसकी गंदी सी थी और शरीर जो था ऐसा लगता था बिछौना और शरीर एक ही हो गया हो। डॉक्टर, दवा की शीशियाँ, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। क्योंकि जब ये लेखिका बीमार पड़ती थी तो डॉक्टर साहब आते थे, दवा की शीशियाँ आ जाती थी, माँ सर पर हाथ फेरती थी, पिताजी जो है उनके बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। तो वो समझती थी यही बीमारी होती है, इसके बिना बीमारी का कोई एग्जिस्टेंस है ये वो नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और स्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती हैं, शायद चेचक के डर से सुबह शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। तो माँ भी उसके पास नहीं फटकती थी कि कहीं उनके बच्चे को चेचक ना हो जाए। तो सिर्फ जो उनकी सर्वेंट थी वही आके उसकी देखभाल कर लेती थी और बाकी टाइम वो अकेली पड़ी रहती थी। फिर तो बिंदा को देखना संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी, क्योंकि उनको डर हो गया कहीं इनको भी ना हो जाए थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उनसे न जाने क्या कहा कि वह रामायण बंद कर बार बार आंख पोंछती हुई बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वह मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना न भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी। त्रिकालदर्शी मतलब जो भूत भविष्य और वर्तमान सबका हाल जानता हो, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। सेल्फ रिस्पेक्ट उनको अपना जो है उस पर ठेस पहुंचती थी जब उसको बार बार खुशामद करके पूछना पड़ता था कि बताओ रुकिया क्या हो रहा है, क्या हो गया बिंदा को। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुए आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तो उसने देखा उनके घर के दरवाजे पर आदमी लोग जमा हुए हैं, तो वो तो सिर्फ बारात और विवाह इत्यादि में लोगों का इस तरह की भीड़ देखती थी। उसे समझ नहीं आया ये सब क्यों इकट्ठा हुए हुए हैं, पर क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका, आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएंगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव ही नहीं। यह सोच विचार कर मैं इस परिणाम पर पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अनचिंत्य अपमान से आहत मेरा मन सब बुढ़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। अचिंत्य का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो। तो वो सोच रही थी अगर बिंदा का ब्याह हो रहा है, उसने मुझे बुलाया तक नहीं, तो वो इस जो है इस अप्रत्याशित अपमान से बहुत ही वो हर्ट हो गई, और उन्होंने सारी गुड़ियों की अपने साक्षी बनाकर उनको जो है कसम खाई कि बिंदा को भी अपने किसी भी शुभ कार्य में, जैसे गुड़ियों की शादी वगैरह होगी, तो वह उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि इसे भी नहीं बुलाऊंगी। कई दिन बिंदा के घर झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। जब उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया कि
बिंदा का ब्याह हो गया है, वो कब लौटेगी, तो घर आएगी। तो उन्होंने कहा वो तो अपने आकाशवासिनी मतलब स्वर्ग में निवास करने वाली अपनी माँ के पास चली गई है। उस दिन से मैं प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई, यानी समाप्त नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तो लेखिका का अपने जीवन की शुरुआत में ही उन्होंने ये दुख का अनुभव कर लिया। और सारा जीवन में दूसरों के ही दुखों से उनकी मदद करती रही उनकी। इसके आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी।